अब हम पृथ्वी की गतियां वाले अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक लीप वर्ष पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने ये देखा था कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है एक वर्ष के दौरान 365 दिन में, तो 365 दिनों की हम गणना करते हैं, लेकिन जो 6 घंटे हैं उसको बचा के रखते हैं। अब वो 6 घंटे जाते कहां है? देखिए, अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं जनरली, तो साधारण वर्ष जो ऑर्डिनरी मंथ है, साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है। 28 दिनों का, यह आपको पता है। हम पढ़ रहे हैं लीप वर्ष। देखिए लीप वर्ष क्या होता है, लेकिन लीप वर्ष से पहले जो साधारण वर्ष है उसमें फरवरी महीना है वो 28 दिनों का होता है। ये बात आपको पता है। अब यहां से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं उन 6 घंटों की। तो प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में 6 घंटे बचे ना, तो प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे 4 वर्षों तक हम जोड़ेंगे। प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे 4 वर्षों तक जोड़ने के बाद 24 घंटे अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाता है, जिसे फरवरी माह में 29वें दिन के रूप में जोड़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है। जिसका 29 फरवरी का जन्मदिन होता है वो 4 साल में एक बार मनाता है। और जो लोकल फॉर्मूला है, जिसको आप देसी फॉर्मूला कहते हैं, कि जो वर्ष चल रहा है, मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो 2020 में अगर आप 4 का भाग देंगे, अगर पूरा जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। तो जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी 1, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाएगी 366। यह प्रश्न आता है सीधा कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366, और जो साधारण वर्ष है उसमें होता है 365। यह आपको पता रखना है। फिर से देखिए, 28 दिनों की फरवरी साधारण वर्षों में होती है, लेकिन अगर हम 6 घंटे को 4 सालों तक जोड़ेंगे तो हमें एक दिन प्राप्त हो जाएगा 24 घंटे। लेकिन वो एक दिन रखे कहां? वो एक दिन हम चौथे साल फरवरी में 29वें दिन के रूप में रखते हैं। इसलिए हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, जिसमें दिनों की संख्या होती है 366। ये यहां पर लीप वर्ष का एक प्रश्न बनता है। अगर बड़ा प्रश्न बनता है तो आपको ये बिंदु लिखने हैं, पहला, दूसरा, बस 2 बिंदु। तीसरा लिख सकते हैं लीप ईयर में दिनों की संख्या 366। ऑब्जेक्टिव में सीधा प्रश्न आता है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है ऋतु परिवर्तन। सीजन कैसे चेंज होती है? ऋतु परिवर्तन छोटा सा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आराम से इसको समझिए। देखिए, सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद 4 ऋतुओं में बांटा गया है। सामान्यतया वर्ष में सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद, इन 4 ऋतुओं का प्रभाव माना जाता है। अब ये चारों होती किस वजह से, कैसे इनमें चेंज होता है? तो एक सीधा सा फैक्ट आपको याद रखना है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है।
किस लिए होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सीजन चेंज होती है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर, आगे हम समझेंगे इसको, पहले आप इसको लिख लें। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि ऋतुएं क्यों बदलती है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय वो अपनी स्थिति को बदलती रहती है, क्योंकि वो अपनी जगह पे भी घूर्णन करती है और परिक्रमण तो कर ही रही है। तो दो तरह से उसकी गतियां हो गई, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, सीजन चेंज होती है। सीजन कैसे चेंज होती है इसका हम आगे जिक्र करते हैं। इसको आप लिखिए, ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है, ये फैक्ट आपको लिखना है। ये 4 जो सीजन है उनका नाम आपको लिखना है। टॉपिक का नाम है ऋतु परिवर्तन। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की स्थिति के अनुसार ऋतुएं कैसे बदलती है, और जो जो सिलेबस में जो स्थितियां दी हुई है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर अयनात का मतलब है उत्तरी गोलार्ध के अंदर किस तरह से स्थिति पृथ्वी की बदलती है। उत्तर अयनांत में आपको उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ध्यान रखनी है, और वहां पर एक तारीख की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। वो तारीख है 21 जून। तो 21 जून को याद रखना आप, विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध याद रखना, उत्तरी गोलार्ध, जहां पर आप और हम रहते हैं अभी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे इस भाग में, उत्तरी गोलार्ध में, जिससे इस भाग में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जून का महीना है, ध्यान रख लेना, गर्मी है फुल, उत्तरी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। ध्रुवों पर किरणें तिरछी होती जाती हैं। जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसका मतलब वहां पर गर्मी कम होती जाती है, तिरछी होती जाती है ध्रुवों पर। लेकिन आपको कर्क रेखा की स्थिति ध्यान में रखनी है। इसका मतलब है 21 जून वो दिन है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। एक और फैक्ट, 21 जून क्या है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। तो रात छोटी हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में यह छोटा दिन होगा। इस दिन वापिस देख लीजिए, उत्तर अयनात समझना बहुत जरूरी इसको। 21 जून वाले दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सी लोकेशन पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, आपको पता ही है, ग्लोब में पढ़ा है। यह है कर्क रेखा, भारत में 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा। लेकिन यहां पर ग्लोब की बात हो रही है, भारत की नहीं, पृथ्वी की बात हो रही है। यहां पर ये किरणें सीधी पड़ती है, जिससे इस भाग में अधिक ऊष्मा मिलती है। लेकिन जो ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तो वहां पर बहुत कम गर्मी प्राप्त होती है। इसलिए आपको पता रखना है कि उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। यह है आपके उत्तर अयनांत की स्थिति। प्रश्न आता है उत्तर अयनांत से आप क्या समझते हैं, तो आपको यह पैराग्राफ लिखना है। अब हम चित्र पर आते हैं।
एक एक लोकेशन में आपको बताऊंगा। ये है आपके सूर्य, ये सूर्य है। पहली स्थिति में लेता हूं 21 जून वाली, ये आपकी पृथ्वी इस तरह से, ये प्रदीप्ति व्रत मैंने आपको बताया था। ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है यहां पर। ये 21 जून की स्थिति है। ये है आपके उत्तरी गोलार्ध, ये वाला है दक्षिण गोलार्ध, क्योंकि सूर्य की विपरीत है ना। ये जो स्थिति है वो है 21 जून की, जिसमें आपने कहा है उत्तर अयनात। देखिए ऋतुएं कैसे बदलती है उसका आपको मैं चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये पहली लोकेशन है, पहली कंडीशन उत्तर अयनात वाली। लिखिए इसको, चित्र वही रहेगा, स्थिति बदलेगी। फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, नोट कीजिए इसको। उत्तर अयनात के बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो लोकेशन है दक्षिण अयनात की। तो दक्षिण अयनात में आपको चलना है दक्षिण गोलार्ध की तरफ 22 दिसंबर। देखिए दक्षिण अयनात दिन है 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में, वो उत्तर गोलार्ध था, ये दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध में वो कर्क रेखा थी, ये मकर रेखा है। मकर रेखा पर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ध्रुवों पर यह तिरछी होती जाती है। वही ध्रुव दोनों वापिस ध्रुवों पर ये मतलब किरणें सूर्य की तिरछी होती जाती है, वहां उष्मा का प्रभाव कम होता जाता है, तिरछी होती जाती है। और ये जो स्थिति है इसको हम कहते हैं दक्षिण अयनात। तो ये जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ये याद रखना। 21 जून उत्तर गोलार्ध का, दक्षिण गोलार्ध का ये दूसरी स्थिति हो गई, सबसे बड़ा दिन। अब चित्र में देखिए सेम इसी तरह से, ये आपकी पृथ्वी है और इस तरह से ये झुकी हुई है, ये प्रदीप्ति व्रत है, ये आपका उत्तर गोलार्ध है। इधर अब दक्षिण गोलार्ध आ जाएगा क्योंकि स्थिति चेंज हो गई। ये सूर्य की किरणें मकर रेखा की तरफ सीधी पड़ रही हैं और ये दूसरी स्थिति, ये 21 जून वाली, ये आपके 22 दिसंबर वाली दक्षिण अयनात वाली। ये सन है, सूर्य, ये आपकी अर्थ है, ये भी पृथ्वी है। दूसरी स्थिति दक्षिण अयनात वाली। अब हम तीसरी स्थिति की बात करेंगे जिसको नाम दिया गया है विषुव, जहां पे दिन और रात बराबर है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दक्षिण अयनांत के बाद में अब आगे की जो स्थिति है उसको नाम दिया गया है विषुव। विषुव से यहां पर विषुवत रेखा से समझना आपको, भूमध्य रेखा, जहां पर दिन और रात बराबर है। एक विशेष स्थिति में देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो दिन आपको याद रखने हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दो दिनों में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है, सीधी पड़ती है। कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है, झुका हुआ नहीं होता है। और ये जो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर,
पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इन दिनों में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात इन दिनों में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चार स्थिति है आपको। 21 जून वाली उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर। अब इसकी स्थिति देखिए, पहले 21 मार्च वाली ले लेते हैं। ये वाली है, ये आपकी अर्थ है। फिर आपके ये है 23 सितंबर वाली, इस तरह से। ये आपको समझना, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च वाली विषुव की स्थिति है, ये विषुव है, ये भी विषुव है, विषुवत रेखा पर 23 सितंबर। ये चीजें है आपको पता रखना है। चारों स्थितियां मैंने आपको बता दी। अब कुछ फैक्ट्स हैं। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, ध्यान रखना। 23 सितंबर जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। लिख लेना, आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। फैक्ट है ये। 23 सितंबर। तो दक्षिण गोलार्ध में इस समय वसंत ऋतु होगी। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु, द गो लिखा है मैंने, दक्षिण गोलार्ध इसको समझना है। कौन सी तारीख को? 23 सितंबर को। उसके बाद में 21 मार्च, अगला फैक्ट इसके ठीक उल्टा है। 21 मार्च वाली जो स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध वसंत ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में ऋतु होगी। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद में एक यहां पर आपको दिया है, भारत के प्राचीन और महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। ये देखिए, भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जो दावा था और जो खोज थी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, आर्यभट्ट ने उस समय कह दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट भारत के महान प्राचीन खगोल शास्त्री, ये आपको पता रखना है। लोकेशंस वापस देख लीजिए दोनों, 21 मार्च वाली और 23 सितंबर। विशेषता क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात इस समय बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है। फिर आर्यभट्ट का कोटेशन आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये वाले फैक्ट है शरद ऋतु और वसंत ऋतु वाले, वो आपको नोट करने हैं। इस चित्र को आपको समझते हुए इसकी जो चारों लोकेशन है, 21 जून वाली, 22 दिसंबर वाली, 21 मार्च वाली और 23 सितंबर, इन चारों का आपको पता रखना है सूर्य की किरणों की स्थिति के हिसाब से। यह चित्र आपको अपनी नोटबुक में भी बनाना है, ये वाला बढ़िया सा। तो ये था तीसरा अध्याय, पृथ्वी की गतियां। 2 वीडियो में इसको समेटा है हमने। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर क्वेरी बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.navoacademy.in,
इसको भी आप विजिट करें, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी ये। हाँ, आपसे फिर मुलाकात होगी।